मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे मेंस यानी कि खुजली उत्पन्न करने वाले कौन कौन से रोग हैं, जो माइट्स के द्वारा यानी कि जो काटने वाली जो मक्खियां होती है उनके द्वारा ये उत्पन्न किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की मक्खियां आपने पशुशाला के अंदर देखी होगी, जो कई मक्खियां तो रेड कलर की होती है, कई मक्खियां ब्लैक कलर की होती है, सही है। तो वो सारी जो है वो मेंज उत्पन्न करती है, शरीर के ऊपर खुजली उत्पन्न करती है। अब वो किस प्रकार से करती है, पिछली क्लास में अपन ने देखा था डेमोडेक्टिक मेंज, उसके सारे अपन ने देख लिए थे, उसकी क्लिनिकल साइन उसके देख लिए थे, पैथोजेनेसिस, इसकी लाइफ साइकिल, एपिडेमियोलॉजी, इसका रोग कारक, कौन कौन से रोग कारक पशुओं में क्या करते हैं, तो ये अपन ने देख लिया था डेमोडेक्टिक में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सार्कोप्टिक मेंज। दूसरे प्रकार की मेंज कौन सी है, सार्कोप्टिक। सार्कोप्टिक मेंज, सार्कोप्टिक मेंज मतलब पहले जो अपन ने पढ़ी थी डेमोडेक्टिक मेंज, उसको डेमोडेक्टिक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि डेमोडेक्टिक फैमिली से संबंधित जो मक्खियां होती है वो डेमोडेक्टिक मेंज उत्पन्न करती है। इनके लक्षणों के अंदर या इनकी लाइफ साइकिल में थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया। सेकंड अपन पढ़ते हैं सार्कोप्टिक मेंज। इसकी स्पीसीज क्या होगी, सार्कोप्टिक स्पीसीज। सार्कोप्टिक स्पीसीज के सदस्य हैं, जो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से सदस्य हैं जो मुख्यतः रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में खुजली होती है, बहुत अधिक खुजली। इसमें बहुत ही अधिक मेंज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अंदर डर्मेटाइटिस कंडीशन हो जाती है, मतलब त्वचा का शोथ, जिसको त्वचा का इन्फ्लामेशन कहते हैं। त्वचा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, त्वचा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस तो जो सार्कोप्टिक मेंज के द्वारा जो डर्मेटाइटिस उत्पन्न किया जाता है उसको एक अलग से नाम दिया गया है, क्या, सीवियर इचिंग डर्मेटाइटिस। सीवियर इचिंग डर्मेटाइटिस। सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा घातक, इचिंग का मतलब होता है खुजली, और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा का इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा त्वचा का इन्फ्लामेशन जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में खुजली रहती है। ऐसा इन्फ्लामेशन, त्वचा का ऐसा इन्फ्लामेशन जिसमें त्वचा के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इचिंग रहती है या बहुत ही ज्यादा खुजली रहती है, तो इसको क्या बोला जाता है, सीवियर इचिंग डर्मेटाइटिस। और किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, सार्कोप्टिक मेंज के द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। सार्कोप्टिक मेंज के द्वारा या सार्कोप्टिक स्पीसीज के सदस्य जो माइट्स हैं, सार्कोप्टिक स्पीसीज की जो माइट्स हैं यानी कि मक्खियां हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सबसे ज्यादा सुअर में यह रोग उत्पन्न करती है, सुअर में सबसे ज्यादा, सुअर में सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न करती है। ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज क्या होता है, पशुओं से मनुष्य में जाने वाला जो ऐसा कोई प्रकार का रोग जो पशुओं से मनुष्य में भी हो सकता है, ऐसे रोगों को जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। तो ये सार्कोप्टिक मेंज है, ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। और मनुष्य में इस डिजीज को क्या बोला जाता है, मनुष्य में इस डिजीज को क्या बोला जाता है, डेयरी मेंस ईच। डेयरी मेंस ईच, देखो ईच का मतलब क्या हो गया, खुजली। डेयरी मैन मतलब डेयरी के अंदर काम करने वाले जो आदमी है, जो इंसान है, जैसे कि जो मिलकर होते हैं, दूध निकालने वाले, उनको जो आहार डालने वाले जो भी आदमी है डेयरी के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर ये रोग होता है। उनके अंदर जो पशुओं से इस रोग का ट्रांसफर मनुष्य में भी हो सकता है, इसलिए इसको नाम दिया गया डेयरी मेंस ईच, मतलब डेयरी के जो भी मनुष्य हैं उनमें होने वाली खुजली। इसका हिंदी अगर बात करें तो डेयरी के मनुष्य में होने वाली खुजली, डेयरी मेंस ईच, मनुष्य में इसको ये नाम दिया गया है, डेयरी मेंस ईच, सही है। सुअर में सबसे ज्यादा होता है, और सुअर के साथ साथ ये जो है सुअर के फार्म में काम करने वाले जो भी मनुष्य है उनके अंदर ये रोग
हो सकता है, और वहां पे इनको डेयरी मेंस ईज बोला जाता है। इसके रोग कारक की बात करें तो रोग कारक केवल एक ही रोग कारक है जो सुअर में सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा कैटल बफेलो में ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। कैटल बफेलो सीप गोट ओट्स के अंदर कम मात्रा में होता है, लेकिन सुअर में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी में सार्कोप्स स्केबियाई, सार्कोप्स स्केबियाई, सार्कोप्स स्केबियाई, सार्कोप्स स्केबियाई एक माइट्स है, मतलब मक्खी है, मक्खी का एक वैज्ञानिक नाम है जो सार्कोप्टिक मेंज उत्पन्न करती है, और यह भी डेमोडेक्टिक मेंज की तरह, डेमोडेक्टिक मेंज की तरह क्या है, त्वचा को भेदने वाली माइट्स है। त्वचा को भेदने वाली माइट्स, त्वचा को भेदकर उसके अंदर सुरंग बनाने वाली माइट्स ये कहलाती है। सही, सार्कोप्टिक मेंज हो गई, और इसके अलावा इसके पहले कौन सी पढ़ी थी अपने, डेमोडेक्टिक मेंज। ये दोनों जो मेंज है, या दोनों जो माइट्स हैं, वो त्वचा को भेदकर उसके अंदर अंदर भी जा सकती है। तो ये हो गया इसका रोग कारक। लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र, इसका जीवन चक्र की बात करें, सबसे पहले तो त्वचा की परत जो है, त्वचा पर थोड़ी गहराई में जाकर, थोड़ी गहराई में जाकर सुरंग बना देती है, सुरंग बना देती है, मतलब छोटे छोटे छिद्र बना देती है त्वचा के ऊपर, और वहां पर ये क्या करती है, अपने अंडे देती है, तथा इस स्थान पर अंडे देती है। इस स्थान पर ये अंडे देती है, जिस स्थान पर उन्होंने सुरंग बनाई है उस स्थान पर ये अंडे देती है। ये अंडे जो हैं वो 10 से 14 दिनों में लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। 10 से 14 दिनों में लार्वा में परिवर्तित, 10 से 14 दिनों में लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद में निम्फ अवस्था आती है। लार्वा से क्या बनता है, निम्फ। इसके बाद में आती है निम्फ अवस्था, मतलब निम्फ का निर्माण होता है, और निम्फ से फिर क्या होता है, वयस्क मक्खी का निर्माण होता है। वयस्क मक्खी का निर्माण होता है। ये हो गया इसका जीवन चक्र। उसके बाद क्या करता है, ये जो सुरंग बनाई थी उन्होंने, उस सुरंग में, सुरंग के ऊपर की जो पपड़ी होती है, सुरंग के ऊपर की परत जो होती है वो धीरे धीरे हटती है। सुरंग के ऊपर की परत जो है, परत धीरे धीरे हटती है। उसके बाद में जो सुरंग है वो खुल जाती है। त्वचा के ऊपर जो सुरंग बनी हुई है उसके बाद में सुरंग खुल जाती है, और सुरंग के खुलने से जो मक्खी है वो बाहर आ जाती है। मक्खी बाहर, त्वचा से बाहर आ जाती है और दूसरे प्राणी को संक्रमित करती है, दूसरे प्राणी को संक्रमित करती है। दूसरे प्राणी को ये क्या करेगी, संक्रमित करती है।
ये इसकी क्या होगी, लाइफ साइकिल होगी। सही है। सबसे पहले तो त्वचा के ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद थोड़ी गहराई तक वहां पे क्या करेगी, त्वचा में छिद्र बनाएगी या सुरंग बनाएगी। उसके अंदर अंडे देती है। अंडे जो होते हैं 10 से 14 दिन बाद में किस में परिवर्तित हो जाते हैं, लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। लार्वा से निम्फ अवस्था बनती है। निम्फ अवस्था से फिर वयस्क मक्खी का निर्माण होता है। वयस्क मक्खी जो फिर धीरे धीरे क्या होता है, सुरंग की जो परतें हैं, बाहर के ऊपर की परत है वो धीरे धीरे हटने लग जाती है, और सुरंग खुलने से जो वयस्क मक्खी है वो बाहर आ जाती है, और बाहर आके किसी स्वस्थ पशु को दोबारा संक्रमित करती है। अब इस लाइफ साइकिल से शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले शुरुआत में हल्की खुजली, शुरुआत में हल्की खुजली। सही है। शुरुआत के अंदर क्या होती है, हल्की खुजली उत्पन्न होती है, और 8 से 10 सप्ताह बीतने पर भयंकर खुजली उत्पन्न हो जाती है। भयंकर खुजली उत्पन्न हो जाती है। त्वचा की जो परतें होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन उत्पन्न होती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस उत्पन्न होती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस उत्पन्न होगी तो वहां पे तरल पदार्थ निकलेंगे, या अपन कह सकते हैं फोड़े फुंसियों का निर्माण वहां पे होता है, या पस का निर्माण वहां पे हो सकता है। सही है। तो ये सारे वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा त्वचा जो होती है वो धीरे धीरे मोटी होने लग जाती है। मोटे होने के बाद वहां पे स्कैप फॉर्मेशन, मतलब धीरे धीरे पपड़ी का निर्माण हो जाता है, और पेप्यूल्स का निर्माण हो जाता है। सही है। त्वचा के ऊपर पेप्यूल्स का निर्माण हो जाता है, या जो मवाद का निर्माण हो जाता है जिसको एब्सेस बोला जाता है। एरिथेमा का निर्माण होता है। एरिथेमा का निर्माण मतलब होता है कि वहां पे रेडनेस बढ़ जाती है, रक्त की मात्रा वहां पे बढ़ जाती है। एरिया वहां का जो होता है वो पूरा लाल हो जाता है, उस स्थान का एरिया लाल हो जाता है। तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो भी पशु के अंदर देखा जा सकता है, जिससे कि पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये इसके लाइफ साइकिल भी हो गई, और लाइफ साइकिल के साथ साथ ये इसकी पैथोजेनेसिस भी हो गई। लाइफ साइकिल अगर पता है तो आप पैथोजेनेसिस आराम से लिख सकते हो। मतलब सुरंग बनाएगा, त्वचा को काटेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे तरल पदार्थ निकलेगा, और तरल पदार्थ में वहां पे बैक्टीरियल संक्रमण होगा, जिससे मवाद भी बन सकती है, वहां पे पस्ट्यूल्स भी बन सकते हैं, मतलब ऐसे दाने समान संरचना भी शरीर के ऊपर बन सकती है। इरिथेमा भी हो सकता है। इरिथेमा का मतलब होता है उसका एरिया जो होता है वो पूरा का पूरा लाल हो जाता है। ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सही है। इसके बाद में आता है इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है। इसके बाद में क्या आता है, एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है। फैलाव जैसे कि ठंड और नमी के मौसम में अधिक होता है। ठंड व नमी के मौसम में अधिक, ठंड और नमी के मौसम में अधिक होता है इसका फैलाव। जिसका शरीर कमजोर है, कमजोर शरीर या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, कमजोर शरीर या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है,
जिस पशु की, उस पशु में यह सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, भीड़ भाड़ वाला स्थान जैसे कि ओवर क्राउडिंग, जैसे कि एक पशुशाला की कोई लिमिट होती है कि उसमें इतने पशु रखे जाने चाहिए, लेकिन आप अगर ज्यादा रख रहे हो, जैसे कि कोई पशुशाला है उसमें जगह है केवल 50 पशुओं की, आप रख रहे हो उसमें 80 90 100 के आसपास पशु, तो उसको बोला जाता है ओवर क्राउडिंग, पशुओं की ओवर क्राउडिंग। तो ऐसे स्थान पर इसका फैलाव ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट के द्वारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैल सकता है या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, दोनों रूपों से ये रोग जो है संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में जा सकता है। इसके अलावा प्रबंधन की कमी, प्रबंधन की कमी का मतलब होता है वेंटिलेशन खराब हो, आवागमन, पशु का ऐसे ही आवागमन, किसी कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु जो है पशुशाला में आ रहा है, कोई भी जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, ऐसी अगर हो तो उसमें भी मेंज होने के चांस बढ़ जाते हैं। वेंटिलेशन कमजोर हो, हवा का आवागमन कमजोर है, सही है, उस समय भी इसका रोग का फैलाव बढ़ जाता है। साफ सफाई अगर नहीं रखे तो भी इसका रोग का फैलाव बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा यह रोग जो है सुअर के अंदर देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा सुअर को देखने को मिलता है। इसके अलावा इस रोग का जो फैलाव गोवंश में भी हो सकता है, केटल में भी हो सकता है, भेड़ में भी हो सकता है, ऊंट में भी हो सकता है, और इसके साथ साथ ये एक जूनोटिक डिजीज भी है। जूनोटिक डिजीज मतलब मनुष्य में भी इसका संक्रमण हो सकता है। यह होगी इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद में क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल साइन लक्षण, लक्षणों की बात करें तो जिस स्थान पर ये संक्रमण हो रहा है वहां का स्थान जो है पूरा लाल हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इरिथेमा बोला जाता है। त्वचा लाल हो जाती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जिनको पैप्यूल्स बोला जाता है, पिस्टूल्स जिनको बोल सकते हैं। प्रभावित हिस्से के ऊपर खुजली चलती है, और वो धीरे धीरे शुरुआत में धीरे होती है और बाद में उसकी जो खुजली होती है वो बहुत ही तेज हो जाती है कुछ सप्ताह बाद में। पशु जो होता है खुजली से राहत पाने के लिए त्वचा को रगड़ता रहता है, जिससे क्या होता है त्वचा की ऊपर की परत जो है उतरने लग जाती है, जिसको एक्सफोलिएशन बोला जाता है। त्वचा की परत का उतरना क्या कहलाता है, एक्सफोलिएशन। त्वचा के उस हिस्से के बाल उड़ जाते हैं, या पपड़ी, उसके ऊपर पपड़ी जमा हो जाती है, सही है। त्वचा की परत होती है वो मोटी और झुर्रीदार हो जाती है, यानी कि झुर्रियां पड़ जाती है त्वचा के ऊपर। सुअर के अंदर ये जो घाव है वो सामान्यतः पेट के ऊपर देखे जाते हैं। सुअर का जो पेट है उसके ऊपर ऐसे घाव देखने को मिल सकते हैं। गोवंश में देखें तो जांघों के अंदर की तरफ और गर्दन के ऊपर और पूंछ के आधार पर ये देखे जा सकते हैं। भेड़ बकरी में चेहरे पर, घोड़े और ऊंट में सिर और गर्दन पर ये इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। पशु कमजोर हो जाता है, भूख में कमी, उत्पादन में कमी होना, सही है। पशु जो होता है वो रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेस का मतलब होता है इधर टिकता नहीं है, उसके बार बार खुजली होने की वजह से वो अपने शरीर को किसी दीवार से रगड़ता रहता है, सही। तो ये हो गए इसके लक्षण। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में वही स्किन स्क्रैपिंग काम में ली जाती है, यानी कि जिस स्थान पर आपको संक्रमण दिख रहा है उस स्थान की ऊपर की परत को हटा के उसको लेबोरेटरीज के अंदर उसकी जांच की जाती है, और जांच के अंदर 10% KOH का सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। 10% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को काम में लिया जाता है स्किन स्क्रैपिंग के समय, जिससे कि इसके लार्वा या ये जो मक्खी है आराम से देखी जा सकती है, इसके अंडे वहां पे पहचाने जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है विभेदीय पहचान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन्फेक्शियस डर्मेटाइटिस, इन्फेक्शियस डर्मेटाइटिस, इसके अलावा रिंगवर्म, दाग, इसके अलावा पैराकेरेटोसिस, स्वाइन पॉक्स,
स्वाइन पॉक्स। ये डिजीज है, 4 प्रकार के डिजीज जो सार्कोप्टिक मेंज के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में ट्रीटमेंट वही सेम रहेगा, डेमोडेक्टिक मेंज के समान इसका ट्रीटमेंट, जैसे कि आइवरमेक्टिन 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, मोक्सीडेक्टिन 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट या 0.3 भी इसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा क्लोस्टिनोल काम में ले सकते हैं, और अगर फिर भी इसका उन्मूलन नहीं होता है तो 10 से 14 दिनों में फिर इसको रिपीट किया जा सकता है। ये तो हो गई ड्रग्स। इसके अलावा एक्रीसाइड्स जो है, एक्रीसाइड्स जो मक्खियों को मारने वाली दवाइयां एक्रीसाइड्स कहलाती है। एक्रीसाइड्स का उपयोग किया जाता है। पिछले ट्रीटमेंट में हमने आपको 9-10 प्रकार की एक्रीसाइड्स ड्रग्स बताई थी। उनमें या तो स्प्रे किया जा सकता है या डिपिंग की जा सकती है, डिपिंग की जा सकती है। सही है। तो ट्रीटमेंट जो है इसका वो उसी के समान है जैसे डेमोडेक्टिक मेंज में मैंने ट्रीटमेंट बताया था, सेम दोनों का समान प्रकार का ट्रीटमेंट है। और इसकी रोकथाम और नियंत्रण की बात करें तो रोकथाम और नियंत्रण भी समान ही है। इसमें डिपिंग करवाई जाती है, स्प्रेइंग करवाई जाती है। जो एक्रीसाइड्स की ड्रग्स जो होती है उनकी डिपिंग या स्प्रेइंग की महीने में 1-2 बार करते हैं, तो वो सारे उसके लार्वा, मक्खियों के लार्वा, मक्खियां या उनके अंडे सारे खत्म हो जाते हैं और इस रोग को उन्मूलन किया जा सकता है, रोग को उस पशुशाला से हटाया जा सकता है। यह होगी सार्कोप्टिक मेंज। इसके बाद में अगली अपन स्टार्ट करते हैं सोरोप्टिक मेंज, तीसरे प्रकार की मेंज। तीसरे प्रकार की मेंज सोरोप्टिक मेंज। सोरोप्टिक मेंज, इसके अंदर पी जो है साइलेंट रहेगा, इसलिए सोरोप्टिक मेंज ही कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग तो पी से स्टार्ट होती है, लेकिन अपन बोलते क्या है इसको, सोरोप्टिक मेंज। इसको क्या क्या नाम दिया गया है, और सोरोप्टिक मेंज को इसको सीप स्केप भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो भेड़ को प्रभावित करती है, सीप को प्रभावित करती है। इसके अलावा इसको बॉडी मेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉडी मेंज भी इसको कहा जाता है, ईयर मेंज भी इसको कहा जाता है, ईयर मेंज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो कान को प्रभावित करती है, इसलिए इसको ईयर मेंज भी कहा जाता है। ये हो गए इसके उपनाम। सबसे ज्यादा भेड़ों को संक्रमित करती है, भेड़ों को सबसे ज्यादा संक्रमित करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीप स्केप बोला जाता है। गोवंश और हॉर्स के अंदर ये बॉडी मेंज का काम करती है, मतलब शरीर के ऊपर खुजली उत्पन्न करने का काम करती है। इसके अलावा भेड़ बकरी के अंदर ये ईयर को प्रभावित करती है, मतलब कान को प्रभावित करती है, इसलिए इसको ईयर मेंज भी कहा जाता है, ईयर मेंज भी इसको कहा जाता है। इसके ऊपर अभी इस समय काफी हद तक इसके ऊपर नियंत्रण किया जा चुका है, काफी हद तक इस मेंज के ऊपर नियंत्रण किया जा चुका है। सोरोप्टिक मेंज कुछ जगह के ऊपर ये थोड़ी बहुत उपस्थित है, लेकिन ज्यादातर स्थानों के ऊपर इसको उन्मूलित किया जा चुका है। इसका रोग कारक की बात करते हैं। रोग कारक अलग अलग जीवों के अंदर इसके रोग कारक अलग अलग हैं। रोग कारक एटियोलॉजी। अब पहले तो ये ध्यान रखो, एटियोलॉजी की बात करते हैं, रोग कारक, तो इसमें सोरोप्टिक स्पीसीज के सदस्य जो हैं वो इसमें रोग उत्पन्न करते हैं। और पिछली दो मैंने आपको बताई थी, दोनों प्रकार की, एक तो डेमोडेक्टिक मेंज हो गई और एक मैंने बताई थी सार्कोप्टिक मेंज। दोनों में मैंने आपको बताया था कि ये त्वचा को भेदने वाली
मेंज है, यानी कि त्वचा को भेदने वाली माइट्स है, त्वचा के अंदर छेद बनाने वाली माइट्स होती हैं। लेकिन अगर सोरोप्टिक की बात करें तो ये त्वचा में किसी प्रकार की सुरंग नहीं बनाती, किसी प्रकार का छेद नहीं करती, ये त्वचा की ऊपरी परत के ऊपर रहकर ही रोग उत्पन्न करती है। तो इसमें ध्यान रखना है, ये त्वचा को नहीं भेदती है, त्वचा को नहीं भेदती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये त्वचा को नहीं भेदती है, त्वचा के ऊपरी परत के ऊपर रहकर ही ये रोग उत्पन्न करती है। अब एक एक रोग कारक देखते हैं। सबसे पहले तो सोरोप्स ओविस, सोरोप्स ओविस। ओविस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, भेड़। ओविस का मतलब क्या बताया था, भेड़। तो ये भेड़ में रोग उत्पन्न करती है, सही है। सोरोप्स ओविस, ओविस का मतलब बताया था भेड़। कैप्री का मतलब क्या बताया था, बकरी। बोविस का मतलब क्या बताया था, बोविस का मतलब केटल। इक्वाई का मतलब हॉर्स, और स्विस का मतलब होता है सुअर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे बोविस आ गया, सोरोप्स बोविस, मतलब ये भेड़ को संक्रमित करने वाला मक्खी है। इसके अलावा भेड़ के साथ साथ ये कैटल को भी प्रभावित कर सकती है और हॉर्स को भी प्रभावित कर सकती है। जरूरी नहीं कि केवल भेड़ को ही प्रभावित करे, लेकिन भेड़ को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसके साथ साथ कैटल और हॉर्स को भी ये प्रभावित कर सकती है। दूसरा, सोरोप्स नाटालेसिस, सोरोप्स नाटालेंसिस, सोरोप्स नाटालेंसिस, ये कैटल और बफेलो को प्रभावित करती है। कैटल और बफेलो, मुख्यतः कैटल और बफेलो को प्रभावित करती है। ये एक प्रकार की बॉडी मेंज है, ये भी बॉडी मेंज है। बॉडी मेंज का मतलब होता है कि पूरे शरीर के ऊपर ही रोग उत्पन्न करती है, और ये भी एक प्रकार की बॉडी मेंज है। ये भी क्या है, एक प्रकार की बॉडी मेंज है। नेक्स्ट है सोरोप्स इक्वाई, सोरोप्स इक्वाई। इक्वाई का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, इक्वाई का अर्थ बताया था हॉर्स। तो ये हॉर्स को प्रभावित करती है, घोड़ों को प्रभावित करती है, और ये भी एक प्रकार की क्या है, बॉडी मेंज। ये भी एक प्रकार की बॉडी मेंज है। अगले आते हैं मैं सोरोप्स उनसिकुलाई, सोरोप्स उनसिकुलाई, ये लगभग सभी प्राणियों को प्रभावित करती है, लगभग सभी प्राणियों को प्रभावित। और ये क्या है, ये एक प्रकार की ईयर मेंज है, ईयर माइट्स या ईयर मेंज इसको बोल सकते हैं। मतलब कान को प्रभावित करने वाली मक्खियां, कान के अंदर रह के ये अपने अंडे देती है, और इनके लार्वा जो होते हैं वो कान के अंदर ही रह के रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ईयर माइट्स या ईयर मेंज। ईयर माइट्स या ईयर मेंज, ये हो गए इसके क्या, रोग कारक। नेक्स्ट आता है इसके बाद में इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की बात करें तो ये सोरोप्टिक माइट्स जो है त्वचा पर पहुंचकर, सबसे पहले तो माइट्स जो है त्वचा पर पहुंचकर
त्वचा पर पहुंचकर क्या करती है, उसमें एब्रेशंस बनाती है, त्वचा को कुरेद कर। कुरेदना का मतलब जानते हो, कुरेदना का मतलब होता है घिसना, यानी कि त्वचा की ऊपरी परत होती है उसको घिसना, पैरों से, जैसे कि पैरों से उसको उसकी स्किन को धीरे धीरे हटाना, उसको कुरेदना बोलते हैं। और कुरेदने के बाद जो स्थिति बनती है उसको एब्रेशन बोला जाता है। एब्रेशन, एब्रेशन बनाती है। एब्रेशन का मतलब होता है त्वचा की ऊपरी परत को ऐसे घिस घिस के हटाना, क्या कहलाता है, एब्रेशन। एब्रेशन बनाती है। उसके बाद में उस स्थान पर हल्का सा रक्तस्राव हो जाता है, हल्का रक्तस्राव, हल्का सा वहां पे रक्तस्राव हो जाता है। रक्तस्राव होने से वहां पे क्या होते हैं, ब्लड निकलते हैं, ब्लड व सीरम, सीरम निकलते हैं, ब्लड और सीरम वहां पे निकलते हैं। हल्का रक्तस्राव होगा, रक्तस्राव से क्या होंगे, सीरम और वो निकलेंगे, और सूख कर ये जो निकलते हैं सीरम और ब्लड, तो इनकी सूख कर पपड़ी बन जाती है, सूख कर पपड़ी बन जाती है, सूख कर पपड़ी बन जाती है। पपड़ियों को क्या बोला जाता है, स्कैब, इनको क्या बोला जाता है, स्कैब बोला जाता है। तो ये सूख कर जो है पपड़ियों का निर्माण कर लेती है, और इन पपड़ियों के नीचे ही ये माइट्स रहती है। ये जो पपड़ी है, पपड़ी के नीचे ही माइट्स रहती है। इन पपड़ी के, वो पपड़ी जो है, पपड़ियों के नीचे ही माइट्स रहती है, और यहीं पर ये अंडे देती है। यहीं पर ये अंडे देती है। सही है, अंडे दे दिए इसने। अंडे देने के लगभग 1 से 3 दिन बाद लार्वा का निर्माण होता है। 1 से 3 दिन बाद लार्वा का निर्माण होता है। 1 से 3 दिन बाद में किसका निर्माण होता है, लार्वा का निर्माण होता है। इस लार्वा से फिर 2 निम्फ अवस्थाएं, प्राथमिक निम्फ अवस्था, प्रथम निम्फ अवस्था, प्रथम निम्फ, और इसके बाद में द्वितीय निम्फ, द्वितीयक निम्फ, द्वितीयक निम्फ का निर्माण होता है। और द्वितीयक निम्फ से फिर वयस्क माइट्स का निर्माण होता है, वयस्क मक्खी का निर्माण होता है। वयस्क माइट्स का निर्माण होता है, वयस्क माइट्स का निर्माण होता है। कितने दिन बाद में, लगभग 10 से 11 दिन बाद में। दस से 11 दिन बाद में किसका निर्माण होता है, वयस्क माइट्स का निर्माण हो जाता है। तो ये होगी इसकी लाइफ साइकिल, जिसमें देखो माइट्स त्वचा पर पहुंचती है, वहां पर कुरेद कर एब्रेशन का निर्माण करती है, एब्रेशन से वहां पे हल्का सा रक्तस्राव होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड और सीरम बाहर निकलते हैं, और ब्लड और सीरम से क्या होती है, सूख कर पपड़ी बन जाती है, और पपड़ी के नीचे ही ये मक्खियां वहां पे रहती है, और वहीं पर अंडे देती है। अंडे देने के 1 से 2 दिन बाद में लार्वा बनता है, लार्वा से प्राथमिक निम्फ बनती है, द्वितीयक निम्फ बनती है, द्वितीयक निम्फ के 10 से 11 दिन बाद में फिर वापस से उस माइट्स का निर्माण हो जाता है, और धीरे धीरे ऊपर से वो पपड़ी हट जाती है, और जो माइट्स का निर्माण होता है वो माइट्स बाहर निकल के किसी स्वस्थ पशु को दोबारा संक्रमित कर देती है। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल होती है। अगर पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस में जाहिर सी बात है, अगर त्वचा को खराब करेगी, एब्रेशन करेगी त्वचा में, तो हल्का सा रक्तस्राव होगा, ब्लड और सीरम वहां पे निकलते हैं, और अगर ब्लड और सीरम वहां पे निकलते हैं तो पपड़ी का निर्माण होगा, पपड़ी का निर्माण होगा तो वहां पे क्या बनेंगे,
पेप्यूल्स बनेंगे, पेप्यूल्स बनेंगे। इसके अलावा पेप्यूल्स के साथ साथ इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा वहां पे? इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे इरिथीमा, वहां पे रेडनेस भी वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे हो जाती है। तो ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस अगर पूछा जाए तो पैथोजेनेसिस में सारी चीजें आपको लिखनी है, इसकी लाइफ साइकिल भी लिखनी है साथ में, और ये मतलब लाइफ साइकिल के साथ साथ ये शरीर पर कौन कौन सी घाव बना रही है, कौन कौन सी कंडीशंस वहां पे उत्पन्न हो रही है, वो सारी चीजें भी साथ में लिखनी है पैथोजेनेसिस में। तो ये इसकी लाइफ साइकिल और पैथोजेनेसिस में दोनों साथ में बताइए, क्योंकि एक बार लाइफ साइकिल अगर समझ में आ गई तो आप इसकी पैथोजेनेसिस आराम से लिख सकते हो। इसके बाद में एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है? इसका फैलाव जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। इसका फैलाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। डायरेक्ट फैलाव किस प्रकार होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठंडे मौसम में और नमीयुक्त मौसम में अधिक होता है। ये जो है सोरोप्टिक मेंज, ये पेड़ों में अधिक होता है। सही है। सीधे संपर्क में आने पर भी इसका संक्रमण हो सकता है। क्लिनिकल साइन की बात करें तो क्लिनिकल साइन में ये दो प्रकार की होगी, एक तो बॉडी मेंज होगी, एक होगी ईयर मेंज। बॉडी मेंज हो गई और ईयर मेंज। बाकी इसके क्लिनिकल साइन, डायग्नोसिस, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद में एक और बची हुई है, कौन सी? कोरियोप्टिक मेंज। इसके बारे में अपन देख लेंगे। फिर मेंज कंप्लीट होने के बाद वहां पे अपन टिक इन्फेक्शन देखेंगे। तो चिचड़े जो होते हैं, चिचड़ों का इन्फेक्शन शरीर में किस प्रकार होता है वो अपन नेक्स्ट देख लेंगे। उसके बाद में जुओं का संक्रमण और लाइस, जिनको जुओं को क्या बोला जाता है? लाइस बोला जाता है। फिर अंतर परजीवी जनित रोग प्रारंभ करेंगे, जिसमें लीवर फ्लू हो गया, लंग फ्लू हो गया, ये सब चीजें।